और टास्क दिया गया कि इन पहाड़ियों के ऊपर हमला करना और इन इन्फिल्ट्रेटर्स को हमारे इलाके से वापस करेगा। जिस स्पीड से भारतीय फौज ने रिएक्ट किया और कार्रवाई की, पाकिस्तानी फौज के सारे प्लान और सारे इरादे डगमगा गए। जो बटालियन या इन्फेंट्री बटालियंस और आर्टिलरी बटालियंस लद्दाख में इंटैक्ट की गई, उनमें से एक बटालियन थी 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, मेरी बटालियन 13 कैपिटल ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। इस लड़ाई के दौरान 13 जैक राइफल्स ने द्रास और मशको वाली सब सेक्टर में दो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, सामरिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट चोटियों पर हमला करके कब्जा किया, जिसमें पहली थी .5140 4875 जो कि मशको वैली सब सेक्टर में था और जिसको किया बतरा। 13 जैक राइफल्स ने द्रास और मशको में इन दोनों बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोटियों पर कब्जा किया और कैप्टन विक्रम बत्रा का इन दोनों चोटियों के ऊपर जो हमने हमला किया उनका क्या रोल था, क्या महत्वपूर्ण रोल उन्होंने अदा किया, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो 12 जून को अटल के साथ रात पहुंचा और मैंने 4 बार नजर घुमाई तो मुझे चारों तरफ कवर के लिए लॉट ऑफ एयर ऑफ ग्रास, नो ग्रीनरी, नो प्लेस टू टेक कवर फ्रॉम द एनिमी फायर और टू कवर योर ओन मूवमेंट। जब मैं थोड़ा आगे गया तो सबसे पहले रोड के ऊपर एक बोर्ड नजर आता है, प्लेस इन द वर्ल्ड एट -60 डिग्री। थोड़ा मुश्किल था, सर्दियों में -60 डिग्री सेंटीग्रेड इस इलाके में हो जाता है, जो कि आपके रेफ्रिजरेटर, आपके डीप फ्रीज में कितना टेम्परेचर नहीं होता है, इसको अनुमान लगाना ही मुश्किल है। आप समझ सकते हैं कि जून के महीने में जब हम इस इलाके में हमला कर रहे थे तो उस वक्त भी जब पूरे देश में गर्मी थी, यहाँ पर चोटियों के ऊपर सब जगह पर बर्फ थी, तो ये कितना मुश्किल इलाका था आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो दुश्मन है वो इस प्रकार की चोटियों के ऊपर और ऊपर से हमारे ऊपर नीचे की तरफ फायर कर रहा होता है, डोमिनेटिंग पोजीशन पे रखा हुआ था। वो बहुत ही लिमिटेड थी, बहुत ही स्टीप थी और बहुत ही नैरो थी। इसलिए जो हमने हमला करना था वो नॉर्मली हम एक्सटेंडेड लाइन में करते हैं, लेकिन इस इलाके में हमको सिंगल फाइल में करना था। और अगर आप स्लिप एंड फॉल इट इज सर्टेन डेथ। एंड इफ द एनिमी सिटिंग ऑन टॉप ऑन द सेम स्क्वायर लाइन, ऑन सेम अप्रोच दैट यू आर गोइंग अप एंड फायरिंग एट यू, there is no way to run to, there is no way to hide. So it was a very challenging task. Secondly, when I looked around, तो चारों तरफ गोलाबारी कर रहा था। पूरा जो द्रास का इलाका है उसमें आर्टिलरी की गोलाबारी चल रही थी, एक गाड़ी में आग लगी थी, एम्बुलेंसेस इधर उधर भाग रही थी, कैजुअल्टी इवैक्यूएट कर रही थी। और इतना चैलेंजिंग टास्क था आप समझ सकते हैं, लेकिन हमको मिला था। We had to do it. So it was a big challenge for us, but we had to do it and we did it. Thailand is so tough. I'm driving a car. Probably, I know the road is not the great. I was actually figuring out that when the war was actually happening, I was thinking that how these people would have managed to go such a steep on the foot. And you never know when a bullet or a splinter hits you, you know what. तो इनका जवाब था कि आप चिंता मत करो, मैं या तो दुश्मन की पोस्ट पर झंडा लहरा करके आऊँगा और या फिर मैं झंडे में लिपट करके वापस आऊँगा। Like we have done it, like we're on the top of the world. It was a great feeling to have. So we had already decided our success signal before announcing for the attack. My company's success signal was ये दिल मांगे वो, दिल मांगे वो, दिल मांगे वो, दिल मांगे वो। और .5140 कोलोलिंग देश के ऊपर ही था। तो जब कोलोलिंग कैप्चर हो गया तो पूरा जैकेट को टास्क दिया गया .5140 के ऊपर हमला करके उस पर कब्जा करना। तो .51 प्रोग्राम में देख सकते हैं कि न केवल .51 द्रास जो, लेकिन जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो द्रास टाउन से होकर गुजरता है उसके तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर इलाके को भी डोमिनेट करना था। और इसके ऊपर बैठा हुआ दुश्मन ऑब्जर्व आर्टिलरी फायर द्रास के ऊपर
और नेशनल हाईवे के ऊपर लगातार गिरा रहा था। 0.5140 के ऊपर ही दुश्मन ने अपनी स्टिंगर मिसाइल डिप्लॉय की थी और यहीं से स्टिंगर फायर करके उन्होंने हमारा एक Mi-17 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का वो गिराया था। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी पकड़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया। 17 जून को कैप्चर हो गया और हमने मेरा जैकेट में इस इलाके में हमने 0.5140 के ऊपर कब्जा करने का प्लान बनाना शुरू किया। तो 17 और 18 को मैंने 2 रिकॉन्नेसेंस पेट्रोल दाहिने और बाएं तरफ भेजी इस इलाके में चेक करने के लिए कि हम किस रास्ते से 0.5140 के ऊपर हमला करें ताकि हमारी कैजुअल्टीज कम से कम हो। तो कैप्टन विक्रम बत्रा एक पेट्रोल लेकर गए दाहिनी तरफ और कैप्टन जवाब बाएं फ्लैंक के ऊपर पेट्रोल लेकर गए और शाम तक जब वापस आए तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी कि ना दाहिने से कोई अप्रोच वहाँ से नहीं है, एरिया बहुत ही डिफिकल्ट है। और उस पूरा दिन मैं भी इस इलाके में बैठ के दुश्मन की खबर जुटाने में लगा रहा और सारा दिन मैं 0.5140 को ऑब्जर्व करता रहा क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। तो जब मैंने देखा सारे ऑब्जर्व किया तो 0.5140 के ऊपर 2 संघर्ष नजर आए, लेफ्ट संघर्ष और राइट संघर्ष जैसे कि फोटोग्राफ में दिखाया गया है। और इसी इलाके में दुश्मन की हमको हरकत नजर आई लगातार। जवाब जो कि ब्राउ कंपनी कमांडर थे वो बाएं की तरफ बुक करके बाएं तरफ से स्पॉट करेंगे और 0.5140 के लेफ्ट सेंटर को कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के बाद दोनों वहाँ पे मिलाप करेंगे और फिर हम देखेंगे कि दुश्मन का क्या डिप्लॉयमेंट है आगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। साथ ही इस अटैक के लिए हमारे पास 2 आर्टिलरी की डायरेक्ट फायरिंग गन्स थी फायर करनी थी और प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट के लिए हमारे पास 21 फायरिंग गन्स यानी तकरीबन 120 आर्टिलरी गन्स थी जो कि इसके ऊपर हमारे हमले करने से पहले फायर करेंगी। तो ये प्लान बनाने के बाद मैंने दोनों कैप्टन को ब्रीफ किया, लेकिन कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में फिक्र थी कि दोनों कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन जवाहर की सर्विस जो नौकरी थी उनकी वो 2 साल से कम थी, बहुत ही कम उम्र के कंपनी कमांडर्स थे और मेरे दिमाग में यह चल रहा है क्या ये दोनों यंग ऑफिसर्स डिलीवर कर पाएंगे, क्या ये हमले को लीड कर पाएंगे अपनी कंपनी को इस डिफिकल्ट टेरेन में। मैंने दोनों को बुलाया और दोनों कंपनी को भी लेक्चर दिया, मोटिवेट किया और फिर मैंने विक्रम बत्रा और जवाहर को एक साइड में बुलाया, पूछा कि जब आप लोग हमला कर लोगे और कैप्चर कर लोगे तो आपने मुझे रेडियो सेट के ऊपर सक्सेस सिग्नल देना है। तो मैंने पहले जवाहर से पूछा कि आपका सक्सेस सिग्नल क्या होगा। तो दोनों ज्ञान इतने ज्ञान मतलब 2 साल से कम नौकरी थी तो उसने थोड़ा सोचा कि होता सर मेरा कंपनी का सक्सेस सिग्नल होगा और या तो मुझे बड़ी अच्छी आई। मैंने पूछा क्यों, तो इसलिए कि मैं हंटर्स पार्ट का हूँ एनडीए से, वहाँ पर हमारा एक स्लोगन होता था उनके मुराद में हमने ठीक है कैरी ऑन वी कैन हैव सक्सेस सिग्नल। फिर मैंने विक्रम बत्रा को पूछा कि आपके डेल्टा कंपनी का जब आप अपना इलाका कैप्चर करोगे तो आपका सक्सेस सिग्नल क्या होगा। तो विक्रम बत्रा ने थोड़ा सोचा फिर उसने मुझे बताया कि सर मेरी कंपनी का सक्सेस सिग्नल होगा ये दिल मांगे मोर। तो मुझे फिर और मुझसे ऐसी आई, मैंने पूछा कि ये तो बहुत ही अजीब सक्सेस सिग्नल आपका, ये क्यों। कहता सर मैं आपका बंकर कैप्चर करूँगा राइट सेंटर, उसके बाद मैं उस इलाके में और बंकर ढूंढूंगा कैप्चर करने के लिए। तो उसको भी मैंने आई लेट इट गो, ठीक है यू कीप दैट सक्सेस सिग्नल। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दोनों मुझे इस प्रकार का सक्सेस सिग्नल देंगे जब अपना इलाका कैप्चर कर लेंगे। एनीवे सो 19 जून को हमला शुरू हुआ रात को तकरीबन 8:30 बजे। उससे पहले हमने आर्टिलरी जिसमें बताया 120 गन्स इस पूरे इलाके में फायर कर रही थी और हमने नीचे बैठे होते हमने देखा राइट सेंटर पर और मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी इस इलाके में कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा, हमारा अटैक बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 8:30 बजे HR हमारा और हमने हमला शुरू किया तो दुश्मन का इफेक्टिव फायर इन दोनों से आना शुरू हो गया क्योंकि दुश्मन ने अपनी प्लानिंग की हुई थी। उन्होंने इस पहाड़ी के पीछे की तरफ अपनी रिवर्स फ्लो पोजीशन बनाई थी और जब हमारा आर्टिलरी हो रहा था तो उन्होंने अपनी इवेक्यूएट करके पीछे की तरफ चले गए रिवर्स फ्लो पोजीशन में, जिससे कि उनकी कैजुअल्टीज नहीं हुई। और जैसे ही हमारा हमला शुरू हुआ तो वापस उन्होंने ऑक्यूपाई किया और हमारे ऊपर इफेक्टिव फायर शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने इल्यूमिनेशन का इस्तेमाल किया
हमारी मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, ताकि हम पर लगातार ऊपर से एमएमजी और एलएमजी का फायर कर सकें। आर्टिलरी का फायर तो लगातार चल ही रहा था। तो दोनों कंपनियों ने बहुत ही स्पीड से हरकत की और तकरीबन 3 बजे करीब सबसे पहले ब्राउ कंपनी ऊपर पहुंची अपने इलाके में बिना किसी टाइम के। और ऊपर पहुंचते ही ब्राउ कंपनी ने हमला किया इस इलाके में, ग्रेनेड करके रॉकेट लॉन्चर से टोकर को डिस्ट्रॉय किया और उस इलाके को कैप्चर कर लिया। 3:30 बजे 20 जून को इसरो एटलीस्ट एक कंपनी पहुंच गई है। तो रेडियो सेट पे जब हम सब सुन सकते हैं तो विक्रम बत्रा का इमीडिएटली मुझे कॉल आया कि सर फिक्र ना करें, हमारे आसपास ठीक है, मैं करंटली जा रहा हूँ, मैं भी पहुँचने वाला हूँ और मैं जल्दी ही पहुँच के आपको सक्सेस सिग्नल दूंगा। आवाज एक्चुअल वरीड क्योंकि इसका रेडिएंट बहुत ही स्टील था। लेकिन कुछ ही समय बाद, तकरीबन आधे पौने घंटे बाद विक्रम बत्रा भी ऊपर पहुँच गया और उन्होंने भी कंपनी ने हमला किया और राइट सेंटर के इलाके को कैप्चर किया। और जब वो कंपनी ऊपर पहुँची उसके बाद उन्होंने देखा कि राइट की तरफ 5 और बंकर थे उस इलाके में, जिसके ऊपर उन्होंने दोनों कंपनी ने हमला किया और उनको भी कैप्चर किया। और 20 जून को सुबह 4:35 के ऊपर विक्रम बत्रा रेडियो सेट पे आया और उन्होंने मुझे बताया अपना सक्सेस सिग्नल, ये दिल मांगे मोड़